यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। हमारी चिंतामणि शिविर की श्रृंखला में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ये विषय हमारा चल रहा है, जिसमें हमने प्रातःकाल देखा कि किस तरह से अनुयोगों में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के सिद्धांत पाए जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हम अभी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं शरणान योग के द्वारा या जैन कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सारा विश्व जाने अनजाने में हमारे कोई ना कोई सिद्धांतों को पालन कर ही रहा है, भले वही अहिंसा का हो, सत्य का हो, अपरिग्रह का हो, कोई भी सिद्धांत हो, वॉटएवर। और उनका ऐसा मानना है कि इन सिद्धांतों को पालन करने से ही हमारे जीवन में शांति आएगी, समृद्धि आएगी। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसके हाइलाइट्स बता देता हूं मैं कि जो जैन कोड ऑफ कंडक्ट है या जैन सिद्धांतों की जानकारी है, ये हमें किस तरह से लौकिक में सफलता प्राप्त करने के लिए भी सहायक हो सकती है। कारण क्या कि गृहस्थ अवस्था में लौकिक सफलता भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि आप लौकिक रूप से एस्टेब्लिश एंड सफल हैं तो स्वाभाविक है कि आपका मन, आपका उपयोग जैन धर्म संबंधी कार्यों में अधिक तीव्रता से लगेगा, संभावना है, और होता भी वैसे ही है। आचार्य ने कहा भी है, एक गृहस्थ को अपनी आजीविका के योग, अपने घर के पालन पोषण के योग, इतनी आजीविका तो उसको करनी ही चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें लिखा है, देखिए पीछे एक फाइल खुली है, उसमें है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू द जैन कोड ऑफ कंडक्ट। जैन कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जैन आचार के द्वारा शांति और समृद्धि। हम कुछ पेजेस रत्नगण शावकाचार्य जी के देखेंगे जिसमें ये बताया है पंडित जी ने, सदाशिवदास जी ने, कि न्यायपूर्वक आजीविका कैसे करना चाहिए, जो अहिंसादी जो व्रत हैं उनका क्या स्वरूप है, वो चर्चा चलने वाली है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जनागम का एक सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म सब बोलते हैं, और आज संसार में ऐसा कौन जीव है जो अहिंसा की बात ना करता हो। बात अहिंसा की सब लोग करते हैं, फिर भी अहिंसा का स्वरूप नहीं जानते। लोगों ने ऐसा मान रखा है अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव को ना मारना, किसी जीव से तात्पर्य मनुष्य को ना मारना। ये अहिंसा नहीं है। दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि वी आर वेजिटेरियन, ठीक है, आप शाकाहारी हैं, हम किसी का मांस नहीं खाते, हम तो सी फूड खाते हैं। मतलब वो समुद्र में रहने वाले जो प्राणी हैं उनको जीव मानने को तैयार नहीं है, वो जीव नहीं है। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं बना रखी हैं, लेकिन अहिंसा के मर्म तक कोई इसलिए नहीं पहुंच सकता कि वो अहिंसा तो हमें हमारे जिनदेव ने सिखाई है ना। तो कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषां मे बोत्पत्ति जनागमस्य संक्षेपा। हृदय में रागादि भावों का पैदा होना ही हिंसा है, और उन रागादि भावों का पैदा नहीं होना अहिंसा है। बोले क्या बात कर रहे हो, रागादि भावों का पैदा होना हिंसा है? बोले हाँ, जब इस जीव को दूसरे जीवों के प्राण के घात करके भी जो भोजन स्वीकार हो, अर्थात उसे अपने शरीर से कितना राग है, उस राग के वशीभूत होकर वो भक्ष और अभक्ष का विचार नहीं करता। इसलिए कहा कि भाई राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, वो राग कोई सा भी हो। आप देखो अति राग जो है ना, अति राग चाहे व्यक्तियों के प्रति हो या वस्तुओं के प्रति, बहुत घातक होता है। कैसे घातक होता है? हमें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन की सारी चीजें ना हमारे अनुसार चलनी चाहिए, परिवार के लोग हों या हमारी फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, अति राग हो। अब यदि आपकी मन के अकॉर्डिंग वो चीजें ना हुई तो हमें हृदय को घात पहुंचता है। तो हुआ ना राग। यदि आपका माइंडसेट पहले से ऐसा है कि यद्यपि मैं इनमें इन्वॉल्व हूं, तथापि इनसे इतना राग नहीं है कि इनकी सत्ता नष्ट होने पर मैं अपनी सत्ता नष्ट मानने लगूं,
लेकिन लोग तो ऐसा मानते हैं ना कि भाई इनकी सत्ता है तो सत्ता मेरी है, और अगर इनकी सत्ता नहीं है तो नहीं। देखिए मैं इसमें पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए पीछे। According to the Jain code of conduct, peace and prosperity are achieved through the observance of 12 vows. जो 12 व्रत होते हैं, आपने नाम सुना होगा ना, by Jain Shravak. The first and the foremost these vow is non-violence, ahimsa. Although all the vows are collectively referred to as ahimsa, Acharya Amritchand distinguishes them for those with limited intellect, explaining them as 5 separate categories. इसमें कहा है कि भाई 12 प्रकार के व्रत होते हैं जिनागम में। शुरू के 5 व्रतों के नाम बताओ, याद है आप लोगों को? सबको याद होना चाहिए, सरल है। पहला कौन सा है? अहिंसा। दूसरा सत्य। तीसरा, जोर से बोलना है सभी लोगों को, पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अपरिग्रह। सबको याद है ना? हम इसे 5 उंगलियों के माध्यम से समझ सकते हैं। जिनागम में ये 5 उंगलियां। सबसे पहला कौन सा कहलाया? अहिंसा। अहिंसा जो है ना, हाथी का पैर बोलते हैं अहिंसा को। एक अहिंसा में सब आ जाता है। भाई हमारे यहाँ जो इतनी स्वच्छता का कंसेप्ट है वो क्यों है? जीवों को बचाने का है। मर्यादा के भोजन का है वो क्यों है? जीवों को बचाने का है। ये रेशम की साड़ी नहीं पहनती माताएं बहनें, हमारे यहाँ बोलते हैं ना नहीं पहनेंगे, क्यों? भैया वो अच्छी भले ही लगती है, लेकिन उसमें 5000 कीड़ों का वो रेशम है वो जो बना हुआ। तो हमें ऐसा कपड़ा नहीं पहनना जिसके मारने पर 5000 कीड़े, पहनने पर 5000 कीड़ों को मारने का पाप लगे। क्योंकि हमें ये सिद्धांत तो भली भांति ज्ञात है ना कि हम कपड़ों से अच्छे नहीं लगते, हमारे नामकरण का उदय जैसा होगा हम वैसे लगेंगे। तो फिर कपड़ों के लिए इतनी हिंसा क्यों? तो जो सबसे पहला हमारा व्रत है, अणुव्रत है, उसका नाम है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा अपने आप में बहुत प्रकार से कैटेगरी को बनाए हुए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन संबंधी हिंसा और अहिंसा की। ठीक है, भोजन कैसा करना चाहिए? तो जिनागम में आया भोजन हमें अहिंसक होना चाहिए। अब कैसा अहिंसक होना चाहिए? देखो मैं यहाँ आप लोगों को रात को छोड़ने का नियम नहीं दिलाने वाला हूँ, याद रखना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जैन कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और उससे शांति और समृद्धि कैसे आ सकती है। तो सबसे पहले बात आती है रात्रि भोजन पर। मैं इस पे आप लोगों से हाथ भी उठवाऊंगा, कौन कौन रात को भोजन करता है। इस बार तो मैं हाथ उठवा लूंगा, अगली बार आप आओगे ही नहीं, है ना। रात को नहीं भोजन करने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक क्या रीजन है? रात्रि भोजन करने में जीवों की हिंसा ज्यादा होती है। ठीक है, अभी क्या हुआ, कंसेप्ट चल रहा है भाई 16 आवर्स फास्टिंग का। क्या होता है ये कोई बताएगा? देखो मतलब वो पानी पूरी खाई आपने? पानी पूरी है, खाते हो ना कि नहीं खाते हो? तो हिंदी में बोलते पानी पूरी, और उसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ वुड यू लाइक टू हैव वाटर बॉल। वो कोई नई चीज है तो पंडित जी, नई चीज है वाटर बॉल। अरे भाई पानी पूरी। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं, नया टर्म क्या दिया रात को नहीं खाने का पंडित जी? 16 आवर्स इंटरमीडिएट फास्टिंग। वाह बहुत बढ़िया। वो कोई मुझे बता रहा था कि हम घूमने गए विदेश, तो मीनू देखा हमने कि भाई शाकाहारी, हम रेस्टोरेंट में गए तो उसमें लिखा था गोल्डन राइस फूड। तो मैंने कहा ये खाते हैं यार गोल्डन राइस फूड, सबसे महंगा था खिचड़ी ले आए। बोले स्वरूप जी $50 की थी उसमें गोल्डन राइस फूड खिच। मैंने कहा भाई ये तो मैं रोज खाता हूँ। सर इट इज गोल्डन राइस और डिमांड में हमारे यहाँ बोले। तो ऐसे ही इन लोगों ने कह दिया, अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब कंसेप्ट सुन लो, जिनको नहीं पता हो, डॉक्टर साहब को तो पता ही होगा। क्या कहते हैं साहब, साइंटिस्ट ने नई खोज करी लेटेस्ट, और उसके वो लगे हमने 500 पेज लिखे उसके लिए, 500 पेज। उस 500 पेज का उन्हें सारांश क्या निकाला
कि साहब आजकल जो ओबेसिटी हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, असमय बूढ़े हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो इसका कारण क्या? तो वैज्ञानिक हमने साहब खोज दिया, क्या? रात को खाना। ठीक है साहब, चलो तो जरा इनका शेड्यूल तो बनाओ कि नहीं खाएं। तो बोले हमने इन्वेंट किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, 16 आवर्स फास्टिंग बोलते हैं। कैसे? कि आप जो शाम को खाना खाएं और फिर सुबह खाना खाएं, उसके बीच में 16 घंटे का गैप होना चाहिए। जब मुझे किसी ने पहली बार ये रिसर्च बताई तो मैं उनके सामने तो नहीं हंसा, अकेले में बहुत हंसा। मैंने को देखो दुनिया सही में मूर्ख है, पता है। जिनागम के हर एक पन्ने पे लिखा है, हम पाठशाला में बच्चों को सबसे पहले यही पाठ सिखाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग 5-6 बजे खाना खा लें। अब 6 बजे से लगाते हैं अपन, 6 से सुबह 10 बजे तक का टाइम कितना हो गया? कितने घंटे हो गए? 16 पूरे हो गए, कम है, बढ़ा लेते हैं अपन। देखो 6 से 6 कितने हो गए? 12 और 10 4। तो भी उनने कहा साहब आप 6 बजे खाओ और फिर दूसरे दिन 10 बजे खाओ। मैंने कहा पता मेरी तो जिंदगी निकल गई, बूढ़ा हो गया मैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते करते, जिंदगी भर से यही कर रहा हूं मैं। लेकिन उस रिसर्च के नाम पे अभी बाहर कोर्सेज भी होते हैं, वो $5000 फीस है उसकी, वो फीस दे के लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग का कोर्स करते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं भाई हम रात को नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा होती है और हम इसमें $5000 नहीं लेते हैं, फ्री में बता देते हैं। तो वो कंसेप्ट अभी बहुत तेजी से चल रहा है और साइंटिस्ट कह रहे हैं इस लोगों के स्वास्थ्य में सुधार है। हाँ, कैंसर के लिए बहुत हेल्पफुल है और लोगों का दिमाग भी सही है, इससे दिमाग भी सही है। देखो रात को खा के कोई सोएगा मान लो तो गैस बनेगी, पेट खराब होगा, एसिडिटी होगी, नींद नहीं आएगी और रात को आप खा के सोओगे तो आप 12 बजे के पहले नहीं सो पाओगे। क्यों भाई? आप 10 बजे खाओगे, 11 बजे घूमने जाओगे, 12 बजे सो पाओगे, तो फिर आपका रूटीन पूरा बिगड़ गया। तो अहिंसा की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम रात्रि भोजन की बात कर रहे थे कि साहब यदि रात्रि भोजन छोड़ दें तो क्या फायदे हैं? तो पहले तो ये फायदे हैं कि आपको जो हेल्थ की प्रॉस्पेरिटी है ना, वो आपकी सही हो जाएगी। हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं? भाई हम बीमार रहते हैं। बीमार क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी दिनचर्या गड़बड़ है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? देखो आप दिनचर्या सही करो, आपका सब सही हो जाएगा। रात को खाना छोड़ दो, तला गला छोड़ दो, है ये सब छोड़ दो आप, तो आपका आप क्या बोलते हैं, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो आपकी प्रॉस्पेरिटी तो यहां से चालू हो गई। रात्रि को भोजन का त्याग करने पर आपके शरीर में स्वस्थपना आया, साथ में बीमार नहीं होने पर पैसे भी बच गए आपके। अभी पैसे बचे, जो बचे वो आप इन्वेस्ट कर दो, प्रॉस्पेरिटी चालू हो गई आपकी। फिर आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप 5 घंटे का काम 2 घंटे में कर पाएंगे। क्योंकि एक बात पक्की है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका उपयोग नहीं लगेगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी को एक बार फोड़ा हो गया, पंडित जी फोड़ा हो गया। लिखते हैं वो, यद्यपि मैं ये समझता हूं कि शरीर और आत्मा मेरी नहीं है, तथापि उस दिन उस फोड़े के कारण मुझे इतनी वेदना रही कि मैं संपूर्ण रात्रि सो नहीं पाया। सुबह लोग आए, मेरी वेदना को देखकर उनकी आंखों में आंसू, लेकिन भाई कोई क्या करे, कोई किसी की वेदना थोड़ी बांट सकता है। अब फिर डिसाइड हुआ विद्वानों का कि साहब क्या करें, इनका ऑपरेशन करा देते हैं। मैं क्षुल्लक था, करा सकते थे। डॉक्टर आया एक, मैंने कहा सुनो भैया ये मांसाहारी डॉक्टर है, मैं इससे ऑपरेशन नहीं कराऊंगा भले ही मर जाऊं। तो वो लिखते हैं उस डॉक्टर ने उसी दिन संपूर्ण जीवन के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया, उसी दिन। फिर बोले एक बात और आई कि उनने साहब मुझे टेबल पे लिटाया, तो बोले बेहोश करना पड़ेगा। मैंने कहा सुन लो, बेहोश नहीं होऊंगा मैं। डॉक्टर साहब बेहोश मत करो। क्यों?
भाई फोड़े का ऑपरेशन करते करते मैं चला गया, निकल लिया तो नहीं। तो बोले आप कर लोगे, सहन कर लोगे? डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? बोले 15 मिनट। आप करो, मेरी गारंटी में कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपना काम करना। मैंने आंख बंद करी, तत्व का चिंतन करता रहा और 15 मिनट बिना बेहोश करे मैंने निकाल दिए। वो ये लिखते हैं, शरीर की वेदना होने पर परिणामों में स्थिरता नहीं रहती। तो भाई आप यदि रात्रि भोजन करते हैं तो उससे आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, और उसके अस्वस्थ रहने से क्या होगा? परिणाम बिगड़ेंगे ना आपके। दूसरा सुनो, सब लोगों को क्या इच्छा है? हम सुंदर दिखें। है कोई ऐसा जिसकी इच्छा ना हो हम अच्छे ना दिखें? हैं? जब यंग रहते हैं बच्चे तो वो थोड़े से फिट दिखते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ 4 साल बाद ही इधर उधर से फैल जाते हैं वो लोग। क्यों फैल जाते हैं बताओ? क्या रीजन इसका? इसका रीजन है खान पान। भाई आप लोग जो बंबई में छोटा पाव खाते हो ना, बड़ा पाव खाते हो, ठीक। तो वो जो छोटा पाव खाते हो तो वो कोई आपको है, वो आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसमें, कोई विटामिन नहीं है, वो तो आपको फैट लाता है, वो तो फैला रहा है वो। लेकिन आपकी मजबूरी है, क्या करो, कुछ मिलता ही नहीं। भाई छोटा पाव भी मिलता है रास्ते में, जाते जाते खा लो, कैसे भी खा लो। तो वो अहिंसा की बात हमारी हो रही है कि साहब रात्रि को भोजन करने में क्या समस्या है? एक तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन बिगड़ता है, परिणाम बिगड़ते हैं। और सुनो क्या लिखा शावकाचार्य जी में, रात्रि को भोजन करने वाले को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लॉजिक दिया उनने। क्या लॉजिक दिया? बोले जिसके कषायों में इतनी तीव्रता है कि वो जीवों की हिंसा के होने पर भी अपने शरीर से ममत्व का त्याग ना करके भोजन का त्याग नहीं करे, उसे सम्यक्त प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार ऐसे ही कहीं चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा पंडित जी कहां लिखा है? मैंने कहा जाओ बता देता हूं। और वैसे भी ये तो श्रावक के बेसिक कर्तव्य है ना, कौन से? भाई ये सारे तो बेसिक कर्तव्य है ना, ये तो पालन तो करने पड़ेंगे ना। तो मैं आपको प्रॉस्पेरिटी का वे बता रहा हूं, अहिंसा की बात हो रही है। तो अहिंसा हमारी जो है, वो अहिंसा सबसे पहले अपन भोजन से चालू करते हैं। अब हाथ उठाओ, कौन कौन रात को खाता है? नहीं खाता नहीं उठाऊंगा। हाँ बहुत ईमानदारी से उठा देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सब रात को खाते हैं, बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। तो मैं जो है ना अपने धंधे की कसम, रात को छोड़ दो, भगवान की कसम नहीं थी मैंने वो, तो मैं अपने धंधे की कसम, अगर धंधा चलाना चाहते हो तो रात को छोड़ दो। तो यहां अहिंसा का हमारा सिद्धांत क्या बोलता है? अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा मतलब भोजन में अहिंसा, अहिंसा मतलब मन में अहिंसा, अहिंसा मतलब हमारे जीवन के चारों ओर अहिंसा का साम्राज्य होना चाहिए। युगल, आदरणीय युगल जी के एक प्रवचन में मैंने सुना था, वो अंश सुनाता हूं मैं आपको। क्या कहते हैं वो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कठोर भूमि पर नहीं हो सकती। जिस तरह से किसी बीज को हम यदि चट्टान पर डाल दें और कितना भी पानी डालें तथापि वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता, इसी तरह से जिनका हृदय कठोर है, दया के अमृत से भरा हुआ नहीं है, उन्हें कितनी भी जिनवाणी का पान कराया जाए तथापि उनको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो अब तो सम्यक्त की बात आ गई। मतलब रात्रि भोजन का संबंध सम्यक्त से है। बोलो आप अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो आप लोग बोलते हो कि अगर हम ना करें तो क्या भूखे मरें? भाई सबके सामने यही समस्या है ना। पता है हमने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो ऐसा होगा। मैं वो अमिताभ बच्चन की लाइन आप लोगों को दोहराना चाहता हूं। कौन सी मूवी का डायलॉग है वो कि मैं जहां से खड़ा होता हूं वहां से लाइन चालू होती है? कौन सी मूवी है? पीछे वाले बोलो, इनको पता होगा कौन सी मूवी है। कालिया। इधर बोलो, इधर कोई दीवार बोल रहा था, दीवार वाला विनर है। मूवियों के नाम याद है आपको? देखो तो 1980 में मूवी आई, मेरा डायलॉग बोला, मूवी का नाम याद आ गया।
अभी शास्त्रों के और आचार्यों के नाम याद नहीं होंगे आपको? इतना सा हिंट दिया मैंने, इतना सा, इतने में तो दीवार, कौन था दीवार वाला? ये हाथ उठाओ, बहुत नॉलेजेबल है। अच्छा ये थे क्या? चले गए। तो उसमें क्या बोलता है वो अमिताभ बच्चन? उससे बोला लाइन में आके खड़े हो। मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहां से चालू होती है, ये बोला ना उसने। मैं ये बोलता हूं, हम ईदर इंस्टीड ऑफ बी द पार्ट ऑफ सिस्टम, यू मस्ट क्रिएट अ सिस्टम विच कैन बी फॉलोड बाई ऑल। नई बस में क्या कहा मैंने? डोंट ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम. If you are going to be part of system, it means your brain has been hijacked. Whatever they are just saying and instructing, you are following all those things. Even all these things are rubbish. There is no use of all these things. देखो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शुरू में मुझे थोड़ी समस्या हुई थी। आज हमारे पूरे सब लोग जानते हैं एक बात को, कि ये डॉक्टर सौरभ कुमार जैन है और ये डॉक्टर गौरव कुमार जैन है। आप कुछ भी कर लेना, ये पार्टियों में नहीं आएंगे। कोई भी रात को मीटिंग होती है तो मैं नहीं आता, मैं नहीं जाता, मैं और कुछ होता मैं नहीं जाता। सबको क्लियर है। तो मुझे तो वही अमिताभ बच्चन वाली लाइन याद थी, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से चालू हो जाती है। मतलब क्या हुआ, उनने बताया, मतलब उन लोगों ने बताया हमें कि हमारा सिस्टम आपके अकॉर्डिंग चेंज होने लगा। हम दिन में मीटिंग रखने लगे आपके कारण से। अरे भाई वो मुझे कोई ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। उनको पता है भाई ये 10 लोग हैं, इन 10 बराबर ये अकेला धंधा देता है, तो उनको खुश मत करो, इसको कर दो। लेकिन सिस्टम तो बदला ना कहीं ना कहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि रात्रि भोजन छोड़ने में जो समस्या आप बोलते ना, जैन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया जा सकता। आपने क्या किया, वहां के सिस्टम का पार्ट बनना स्वीकार किया। कई सारे सवाल मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि तो सर नौकरी छोड़ दें, तो मैं तो यही बोलूंगा छोड़ दो। वो गुरुदेव का प्रसंग याद है आपको? याद है क्या कहा उनने कि साहब वो वहां मंदिर नहीं है, ये प्रसंग था ना, तो क्या करूं? बोले आ जाओ छोड़ दो। मैं एक बात बोलता हूं हृदय से, गुरुदेव तो बोले ही करते थे, लेकिन मैं भी ऐसा ही मानता हूं ऑन द बेसिस ऑफ जिनवाणी। जहां जिन मंदिर नहीं, जहां हे जिनदेव आपकी प्रतिमा नहीं, आपके दर्शन नहीं, वहां स्वर्ण की बारिश भी होती हो तो वो भूमि मेरे लिए शमशान के समान है। क्यों भाई? अरे ये सब कुछ किससे है? जिनदेव से है ना। अभी यहां का प्राकृतिक वातावरण बहुत रम्य लग रहा है। क्यों रम्य लग रहा है? जिनदेव है इसलिए अच्छा लग रहा है। अगर ये ना हो तो ये कोई काम की वैल्यू नहीं इसकी। आप हजारों शून्य रख लो लेकिन इकाई ना रखो तो वो शून्य किस काम के? ऐसे ही जहां जिनदेव नहीं, वो जगह कोई काम की नहीं। शमशान के समान है ना, गुरुदेव बोलते थे, वो जगह शमशान के समान है वो। क्यों भाई? आज आपको हम रात्रि भोजन की बात छोड़ने की बात बता रहे हैं, तो कोई ये वैज्ञानिकों की सुन के थोड़ी बता रहे, हम तो बता रहे हैं विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। उनने देखा अपने केवल ज्ञान में, वो बताया हमें वस्तु की व्यवस्था। तो रात्रि भोजन छोड़ने में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप लोग छोड़ो, मन हो तो छोड़ देना, क्योंकि बिना मन के आप छोड़ेंगे तो बोझ होगा। और जब आप समझेंगे, when you will just go deep into that principle and will accept by your soul, then definitely it will be followed automatically without any hassle। तो वो अपने आप पालन होगा वो। लेकिन यहां सवाल ये है कि उससे लाभ क्या? तो लाभ मैंने बताया ना, स्वास्थ्य का लाभ, धन का लाभ, और आगे बढ़ते हैं अहिंसा। ये भी कोई पर्सनलाइज नहीं है, जनरलाइज सिस्टम है कि किसी को पेट की समस्या हो रही हो डॉक्टर साहब, और वो पेट के डॉक्टर के पास जाए, तो वो 2-3 कॉमन क्या क्या बातें बोलता है वो मैं बता देता हूं। हाँ भाई दवाई लिख रहा हूं, खा लेना, 2 महीने तक बाजार का खाना मत खाना। अब मैं बैठा था, डॉक्टर लिख रहे थे, डॉक्टर साहब
ये आपने दवाई दी और कहा बाजार का नहीं खाना, तो बाजार के खाने में क्या समस्या आती है? उन्होंने क्या बोला पता है? रखा हुआ, बासा, तला गला, जितने प्रकार के खाने होते हैं वो सारे खाने वहां खाए जाते हैं। एक प्रैक्टिकल घटना बताता हूं बाजार के खाने की। आप, हमारे घर पे मावा आया बाजार से, बहुत पुरानी बात हो गई, 10-12 साल पुरानी। तो हम मावा लाए तो उसमें फफूंद लगी थी। फफूंद लग जाती ना, हाँ फंगस ना। तो हमने लौटा दी वो, उसने ले ली, पता है, कोई झिकझिक नहीं की कि तुमने लगा दी होगी और तुम कल एक दिन लेट आ रहे हो। ले ली उसने, पैसे ले लिए। मैंने पूछा क्यों भैया, क्या करोगे इसका? अरे कुछ नहीं, कल पेड़े बन जाएंगे इसके, जनता खाएगी। समझ गए ना आप? कल पेड़े बन जाएंगे, जनता खाएगी। अभी जब फूड इंस्पेक्टर होटलों पे वो डालते हैं, छापे डालते हैं, तो आप इंदौर में जाओ या बॉम्बे कहीं भी, तो आपको पता चलेगा उन होटल्स में कीड़े हैं, सामान में कीड़े पड़ रहे, वो जो दही रखा उसमें अंदर कीड़े पड़ रहे, बड़ी सी बड़ी होटल्स में बोल रहा हूं मैं आप। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला उनने कि इसलिए सौरभ जी, सबसे पहले हमारी लॉबी यही बोलती बाजार का खाना बंद करो, क्योंकि बाजार का खाता रहेगा तो कभी सही होगा ही नहीं। अब जिनागम क्या बोलते हैं इस बारे में कि भैया अशुद्धि का दोष आता है, जो आप होटलों पे खाते हो ना, अशुद्धि का दोष आता है। उसके अलावा जीभ पड़ गए, उनको क्या मतलब है? जीभ पड़ गए तो उनको क्या मतलब? मैंने होटलों में जिन बर्तनों में आप लोग खाना खा के आए, वो बर्तन उन्होंने पीछे धुलने रखे, तो किसने बोला इधर? तो पता है उनको ज्यादा धोने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो पहले ही चांट लिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वान के द्वारा। पीछे रखते ना, कुत्ते चांट लेते हैं, एकदम साफ। वो जाता है, एक बाल्टी पानी डालता है, फिर से अंदर चले जाता है। अब आप समझ गए ना क्यों मना किया उनने? तो ये दूसरा होटलिंग के खाने का हो गया। तीसरा, अहिंसा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं वाणी की भी एक हिंसा होती है। पता है वाणी की हिंसा होती है? वाणी की कैसे होती है? हमने यदि ऐसे वचनों का प्रयोग किया जिन वचनों के प्रयोग करने से किसी का मन दुखा, वो दूसरे के मन को दुखाने वाले वचन बोलना, वो वाणी की हिंसा है। वो वाणी की हिंसा बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। एक बार एक किसान आत्महत्या करने गया पहाड़ पे, तो पीछे शेर बैठा था। शेर ने पूछा किसान से, क्यों भैया, क्यों मर रहे हो? अरे बोले, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी लड़की की शादी करनी है, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मरो मत तुम, वो मेरी गुफा है ना, उधर जाओ, मैं कई लोगों को मार के खाता हूं, तो वहां गहने पड़े, उठा ले जाओ। अरे महाराज, आपने तो बहुत मेरा काम बना दिया, मैं लड़की की शादी होगी, मैं आपको कार्ड देने आऊंगा। ठीक है साहब। गए, वो कार्ड देने आए वो। तो शेर ने कहा चलो शादी है, चलते हैं शादी में। तो अब आप एक बात बताओ कि भाई अगर इतने लोगों के सामने एक शेर आ जाए तो लोगों को कैसा लगे? भगदड़ मच गई। किसान बोला डरो मत, ये शेर थोड़ी तो अपना कुत्ता है। ओ, शेर अंदर नहीं गया, लौट गया, लौट गया। किसान अपने काम में व्यस्त हो गया, पैसे खत्म हो गए, तो फिर शेर के पास गया ये मांगने के लिए, महाराज पैसे खत्म हो गए। हाँ हाँ दे देंगे ना, और पड़े अंदर सोना, लेकिन तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उधर वो कुल्हाड़ी रखी है वो लेके मेरे माथे पे मारो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। महाराज ऐसा क्या हो गया? नहीं, यही शर्त है, या तो वो कुल्हाड़ी माथे पे मारो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मेरे को काय को खाओगे? उसने बोला। उसने कुल्हाड़ी उसके माथे पे मार दी, खून निकल आया, बेहोश हो गया, ये आ गया। हुए 2-4 महीने हो गए होंगे, इसने कहा चलो देखते हैं वो शेर बचा, जिंदा है, मर गया, पागल था। शेर आराम से बैठे थे। महाराज आप तो सही हो गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने उस दिन अपने माथे पे मेरे से कुल्हाड़ी क्यों लगवाई? क्या बोला शेर ने? देखो इधर घाव है। नहीं महाराज, पूरा भर गया। तुमने जो कुल्हाड़ी से घाव मारा वो तो मेरा भर गया, लेकिन तुमने वचनों से जो मेरे हृदय को आहत किया था वो घाव आज तक नहीं भरा। तुमने क्या कहा था, याद करो?
ये शेर नहीं है, ये तो अपना कुत्ता है। उन वचनों से मैं आज भी आहत हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें खाऊंगा। समझ में आ गई? अहिंसा, हिंसा का संबंध हमारे वचनों से भी है। ऐसे वचनों का प्रयोग करना जिन वचनों से किसी के मन को हानि और घात पहुंचे, वो भी जिनागम हिंसा की कैटेगरी में लेता है। देखिए और आगे बढ़ते हैं, बस देखिए। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ जैन कोड ऑफ कंडक्ट है, 2-3 लाइनें हैं इसमें कि इन जैन स्क्रिप्चर्स significant emphasis has been placed on conduct. Although there are numerous texts on conduct, Achar Shastra have been categorized under the heading of Charnanyo. The code of conduct is divided into two parts, Shavkachar and Sarnachar, based on the observance of the partial and complete vows. मुनियों के लिए आचार और श्रावकों के लिए आचार है। तो श्रावकों के लिए जो आचार है उसको क्या कहा गया? श्रावकाचार। और मुनियों के लिए जो आचार है वो श्रवणाचार। तो अभी हम श्रवणाचार की बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे श्रावकाचार की। ठीक है। द टर्म श्रावकाचार रेफर्स टू द राइचियस कंडक्ट ऑफ हाउसहोल्डर्स लाइफ। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ पर्सन फॉलोज अ माइनर वाउज, इट मींस अनुव्रत, एंड अवॉइड्स अननेसेसरी वायलेंस, falsehood and other unethical behavior while adhering to daily norms of virtues. Contentment and non-possession, self-restraint is the fundamental basis of creation because it ensures the safety of both living and non-living entities. Though self-restraint one cultivates non-violence and non-possession in their thoughts, words and action. ये मैंने आपसे जो कहा ना कि अहिंसा केवल क्रिया में नहीं, अहिंसा मतलब मन में, अहिंसा मतलब वचन में। तो अहिंसा का संबंध मन, वचन और काय तीनों से। तो जब भी हम अहिंसक बने तो काय से बने? मन से अहिंसक, वचन से अहिंसक और काया से। तो सब लोग काय की अहिंसा की बात करते हैं, काया की। और मन में जो हिंसा भरी है वो क्या? मन में तो कितनी हिंसा भरी है बोलो। मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि रात्रि को अगर आप ऐसी खून खराबे वाली मूवी देख के सोओगे या हॉरर मूवी देख के सोओगे तो पता है आपके दिमाग में रात भर वो ही जाएगा वो, और आपके हृदय में किसी के घात करने के परिणाम, ये जो ईर्ष्या के परिणाम होते हैं ना, ईर्ष्या के परिणाम, पता है ये हिंसा के परिणाम है एक्चुअली में। ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। ये ईर्ष्या जब पैदा होती है तो दूसरों का बढ़ना नहीं देख पाती। ऐसा कहते हैं साहित्यकार कि साहब ये ईर्ष्या भाई भाई को लड़ा देती है, पति पत्नी को लड़ा देती है। आपने एक मूवी देखी होगी, वो अमिताभ बच्चन और जया प्रदा की है, जया बहादुरी की है, देखिए आपने? नाम किसी को याद आ रहा है क्या? अमिताभ बच्चन की और इधर बहन जी को आ रहा है? कमाल, बहुत, यू आर सुपर्ब नॉलेजेबल। मैंने केवल एक्टर एक्टरनी के नाम बताए, अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी के। बोले अभिमान, अभिमान मूवी में वो पति पत्नी में ईर्ष्या, पति को अपनी पत्नी से ईर्ष्या पैदा हो जाती है। आप लोग मन में सोचते रहोगे पंडित जी आप हमें तो कमेंट कर रहे हो और खुद को सब मालूम है। तो सुनो, हमें तो स्मारक में सिखाया गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर। स्कॉलर इज एन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज हु इज हैविंग डाइवर्सिफाइड नॉलेज ऑफ ऑल फील्ड। ये डेफिनेशन स्कॉलर की। अगर मैं इतना ना जानता हूं तो मैं आप लोगों के सामने बैठ पाऊं क्या? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर? स्कॉलर इज एन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज। हम तो वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो हमारे जो सीनियर विद्वान थे, वो थे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज। आप कहीं की भी बात पूछो उनको सब मालूम है। ऐसे ही मैंने करीब 3-4 हज़ार मूवी देखी होंगी, नई पुरानी अभी तक। कम है क्या? बड़ा? हाँ, तो पुरानी बिल्कुल जब मूवी बनना चालू हुआ था ना, तब से लेके लेटेस्ट तक एक भी मूवी नहीं बची। आलम आरा भी देखी, वो सारी मूवीज देखी हैं। एक पुरानी मूवी है घूंघट, आप लोग देखना, तो आपके जमाने की अश्विन भाई, हम तो दुनिया में ही नहीं थे उस समय रहे होंगे कि 70-80 साल के। वो घूंघट मूवी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है उसकी। खैर, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईर्ष्या जब पैदा होती है ना, तो वो ईर्ष्या पति पत्नी, तो पता है वो जिसके हृदय में ईर्ष्या पैदा होती है वो अपने आप से निरंतर हिंसा करता रहता है। पता है, निरंतर हिंसा, संक्लेश परिणामों का करना ही हिंसा है। अभी कहा ना आचार्य अमरचंद ने, क्या कहा? अप्रादुर्भाव खलु,
आपके अंतरंग में राग द्वेष के भाव पैदा होना वही हिंसा है। तो वो यहां कह रहे हैं। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ जैन कोड ऑफ कंडक्ट, ये आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग फोटो भी ले सकते हैं। ये इसमें जो 6-7 पॉइंट लिखे हैं बहुत रिमार्केबल हैं ये। जैन कोड ऑफ कंडक्ट अडोन विद द स्वीट फ्रूट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फर्मली रूटेड इन ट्रू नॉलेज, इट मीन्स तत्व ज्ञान, possess several distinctive characteristics. Number one, at its core, it is pervaded by non-violence everywhere. जिनागम सब जगह अहिंसा की बात करता है, एक। दूसरा, it is not only focuses on individual well-being but also advocates for the welfare of society. It means the principle of Jainism is not only for your own sake, but also these principles are useful for society as well, universe also. So the whole world can follow these kind of principles which are beneficial to humankind. ये लिखा है इसमें। It holds solution to the formidable problems of modern world. ये क्या कहा, तीसरा नंबर का पॉइंट, ये जो हैं जनागम के आचार के सिद्धांत हैं, आचार शास्त्र है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की सारी समस्याओं का समाधान है। देखो, एक मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं। लोग कहते हैं साहब हमारा मन तो मजबूत है, हम खराब संगति में रहेंगे तो हम खराब नहीं होंगे, जबकि ये बात सही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन है अच्छी संगति में रहने के लिए। आप जैसे लोगों के बीच रहते हैं, पता है आपकी मानसिकता वैसी हो जाती है वो, और आप उसे बदल भी नहीं सकते आप। तो हम अगर ऐसा विचार करते हैं, कैसा विचार, हम तो पक्के हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग जब सुबह यहां बैठ के पूजन करते हैं तो आपके भावों में जिस कैटेगरी की विशुद्धि होती है वो अच्छी होती कि नहीं होती है? आपको सुखद अनुभव होता है कि नहीं होता है? स्वाध्याय करने का स्थान प्रॉपरली तो मंदिर है ना? मंदिर तो घर पे करते हैं पर अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय करने का स्थान तो प्रॉपरली क्या है? मंदिर है। मंदिर में जिस उत्कृष्ट लेवल का स्वाध्याय होता है वो कहीं नहीं होता है। क्यों? स्वाध्याय करने की प्रॉपर जगह, माहौल मंदिर है। ऐसे ही सुनो, भोगों के भी प्रॉपर स्थान हैं। अगर आप वहां गए तो आपकी प्रवृत्ति भोगमय हुए बिना नहीं रहने वाली। तो क्या करें? तो ये करो कि उन स्थानों पर मत जाओ। यही है ना भाई जहां कहीं गड़बड़ हो तो मैं कभी नहीं कहता साहब मैं तो बहुत पक्का हूं, मैं कहता नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा क्षयुपसम ज्ञान चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जिस माहौल में रहते हैं ना, आप हमारा मन वैसा बनने का प्रयास करता है। इसीलिए वैसा माहौल ही मत बनाओ, वैसी जगह मत जाओ। स्पेशली बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी, आप लोगों को खराब लोगों की संगति में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। यस, मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड बुक्स ही रीड्स। जैसे लोगों के बीच रहता है वैसा जानता है। एक राइटर ने तो ऐसी से मिलता जुलता कुछ कहा है, टेल मी द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हु आर यू। नहीं समझ में क्या कहा? टेल मी द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हु आर यू। तो यहां कह रहे हैं कि भाई इट होल्ड्स सॉल्यूशन टू द फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। फोर्थ, इट इज सपोर्टेड बाय, एंडोर्स्ड बाय मॉडर्न साइंस। इवन साइंस ने भी हमारे जैन आचार शास्त्र को स्वीकार कर लिया है। आगे फिफ्थ नंबर, इट इज नॉट मेयरली थियोरेटिकल, इंस्टीड इट इज हाईली प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल इन डेली लाइफ। ये केवल थियरी में नहीं है, ये प्रूवन है कि ये हमारी डेली लाइफ में भी आ सकता है, आ रहा है। 6 नंबर, देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड जैन कोड ऑफ कंडक्ट। ये आप लोग नोट करना, वेस्टर्न कोड ऑफ कंडक्ट में और जैन कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया गया, कोरोना के पहले गया था मैं। तो वहाँ 8 बजे हम लोग घूमने निकले, मैं 7 बजे पहुँचा होऊंगा, 6 बजे पहुँचा। तो अपन कहाँ, फिर इतनी जल्दी नींद थोड़ी आती है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो 8 बजे घूमने निकले।
तो उनके घर के आसपास ऐसे, तो सन्नाटा उधर। मैंने कहा क्या आपका जंगल में घर के शहर में? नहीं सौरभ जी, इधर सब लोग 8 साढ़े 8 के बीच सो जाते हैं, पूरा मोहल्ला 8:30 9 बजे सो जाता है, और आप लोग की तो लाइफ 9 बजे चालू होती है। ठीक है, तो फिर उन्होंने बताया अरे यहाँ के लोग जो हैं बढ़िया हैं, और 8 बजे से 9 बजे सो जाते हैं और बड़े सपोर्टिव रहते हैं, बहुत काइंड हार्टेड रहते हैं। मैंने सब सुनता गया सबकी। आखिरी दिन आया, मैंने बोला कि मुझे यहाँ के गोरों से या यहाँ के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जिन लोगों से आप प्रभावित हैं, जिनको आप बोलते हैं काइंड हार्टेड, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, इथिकल, जो व्यक्ति अपने भोजन की टेबल पर किसी पशु का मरा हुआ कलेवर रखकर अपने उदर की पूर्ति करता हो, क्या हम उसे इथिकल बोल सकते हैं क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? दे आर काइंड हार्टेड, in spite they are consuming the meat of other creatures. This statement is controversial and contradictory. If anyone is saying that these are good people, these are disciplined, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अपने भोजन की टेबल पर जो दूसरे पशुओं को मार के रखें और उनके भक्षण में आनंद ले? सब चुप। मैंने कहा मुझे कोई बुराई नहीं है, जिनागम यही बोलता है। तो यहाँ जो लिखा है ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में और यहाँ में अंतर हो सकता है, और सुनो, देखो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, हमारे जितना हम शुद्धि का पालन करते हैं ना, वेस्टर्न वर्ल्ड हो सकता है नहीं मानता हो। कैसे नहीं मानता हो? कि हम लोग शौच के लिए जाते हैं, है ना, नंबर 2 जाते हैं, अपन शौच के लिए जाते हैं अपन। तो हमारे यहाँ तो साहब हम लोग प्रॉपर शुद्धि करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में वो जो प्रॉपर शुद्धि नहीं करते, वो लोग कागज का उपयोग करते हैं। तो मैंने कारण जानने की कोशिश की कि भैया कागज का उपयोग क्यों किया जाता है, और ये लोग नहाते नहीं है। तो पता चला कि इनके यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। अब इतनी ठंड में पानी का प्रयोग कहीं भी करो वो तो कष्टदायक है, नहाओ या किसी और चीज में प्रयोग करो, इसलिए वो नहाते नहीं। सुबह से उठते हैं, बाल में वो लगाते हैं, जेल लगाते हैं, इधर डियो डालते हैं और चले जाते हैं। ये पगले भारतीय उनको फॉलो करने लगे। अरे भाई वो लोग इसलिए नहीं नहाते हैं, ठंड है। मतलब वो उनके दांत भी इसीलिए तो पीले हो जाते हैं, वो मुंह में कुल्ला तक नहीं डालते हैं कि भाई पानी पीना पड़ेगा, अभी इतना ठंड रहती है वहां। तो यहाँ लेकर जैन कोड ऑफ कंडक्ट में और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अंतर हो सकता है। और सुनो, हमारे यहाँ नारियों में सतीत्व की प्रधानता है, नारियों में चरित्र की प्रधानता है। हमारे यहाँ कहा है कि साहब, भारतीय संस्कृति में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन भाई साहब, हम बात सच्चरित्र नारी की कर रहे हैं यहाँ, हम उन नारियों की नहीं कर रहे हैं जिनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए जो लिखा है ना कि जैन कोड ऑफ कंडक्ट में और वेस्टर्न वर्ल्ड की सोच में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। वो लोग बोलते हैं सब चलता है, मॉडर्न है। हम कहते नहीं भैया, सब तो नहीं चलेगा। सब चलता है ना भाई, नहीं चलेगा। वो कहते साहब हमें ठंड पड़ती है इसलिए हम दारू पीते हैं। हम कहते हैं हम मर भी जाएं तो भी ना पिए। वो कहते हैं अगर हमने दूसरे प्राणियों को न खाया तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम कहते हैं नहीं बढ़ेगी। 29 अंक प्रमाण से ज्यादा जब मनुष्यों की संख्या नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब हर गति के प्राणियों की कैटेगरी की संख्या भी निश्चित है। हम नहीं खाएंगे वो। फिर उनके आचार विचार की कोई शुद्धि नहीं और पारिवारिक माहौल नहीं। हमारे यहाँ पिताजी मतलब घर के सर्वोच्च लेफ्टिनेंट, पिताजी लेफ्टिनेंट ही होते ना भारत में। तो मैंने कल बताया था ना कि भाई सब लोग, आप लोग पिज्जा बर्गर खा के बड़े हुए, हम लोग चाटे खा के बड़े हुए, सब लोग ही होते हैं, पता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये अंतर है। वहां तो क्या होगा, अगर आपने बच्चे को मारा तो क्या होगा पता है? केस नहीं कर देंगे, बच्चे को सूटकेस में भर के ले जाएंगे। वो बोले कि हम पालेंगे इसको। वो यही तो चक्कर हो रहा है ना अभी ब्रिटेन में। 3 बच्चों को बोले तुम लोग नहीं पाल पा रहे हो अच्छे से, हम ले जाएंगे। वो ले गए। और हमारे यहाँ तो अगर ऐसा कोई केस हो जाए
तो उधर पुलिस वाला मारे, इधर माता पिता मारे, तो वो कहे भैया पिताजी से पिट लो, दूसरों से क्यों पिट रहे हो? हाँ, तो ये अंतर बताया मैंने। आगे फिर कह रहे हैं जैन एथिक्स इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इवन बिफोर इट अराइजेस ड्यू टू द बिलीफ of the other world, etc. The fear of the misery and the greed of happiness also removes the sin without any reason, and the person becomes moral, social, and civilized. ये पॉइंट रिमार्केबल है। क्या कहा? समझ में आया? क्या कहा? बोलो यहां से क्या समझ में आया? बताओ। यशवी बताओ। यशवी just going to sleep after some time if I'm not asking. Okay. ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં અને ઇંગ્લિશમાં એની ભાષા યુ કેન ચૂઝ. આપણા જોઈન વેલ્યુઝ પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ થવાના પહેલા જ એને ડિસ્ટ્રોય કરી દે બીકોઝ ઓફ ધ ફેક્ટ કે આપણે સ્વર્ગ અને નરકમાં માનીએ કે મતલબ બચપનથી કહેવાય કે ચોરી કરી જશી કે આવું રાત્રિ ભોજન કે નરકમાં જવાય આ બધા નરકના કામ છે મતલબ આ નારકી જીવોની મતલબ મનુષ્ય તેને નારકીવાળી હરકતો કરે છે એવી રીતે એન્ડ ધ ફિયર ઓફ મિઝરી એન્ડ ગ્રીડ ઓફ so that only Jainism basically instructs you right from the beginning of your life that things you do will result with karma basically के आप जो भी करोगे will result into something so it just बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। सभी लोग ताली बजाओ। एक सजेशन दे रहा हूँ मैं अतुल भाई और आपकी टीम को कि एक बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड हर साल दिया जाना चाहिए, ठीक है? और जज की टीम में अपन लोग ये यशवी को ले सकते, मतलब कोई इनकी तरफ से भी तो होना चाहिए ना, एक कोई भी जो बता सके, यही बताएंगे भाई किसको, तो पता है सब लोग एकदम अलर्ट रहेंगे। हमें बेस्ट स्टूडेंट बनना है, हमें सबसे अच्छा बनना है, ठीक है? बढ़िया बताया। यहाँ क्या कह रहे हैं? जैन एथिक्स इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इवन बिफोर इट अराइजेस। जैन धर्म की ये विशेषता है, वो समस्या को उठने ही नहीं देता। क्या कहता है जैन धर्म? समस्या को उठने के पहले ही उसकी कॉज में जाओ, रूट में जाओ। कह रहे हैं यहां ड्यू टू द बिलीफ ऑफ द अदर वर्ल्ड। हमें ये मालूम है, क्या मालूम है हमें? भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। फिर आगे कहते हैं झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। ये हमने पढ़ा ना, तो हमें क्या समझ में आया भैया? तन जीवन यौवन अस्थिर है, पाप नहीं करना है हमें। तो ये जनागम के जैन चरणान योग की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि ये प्रॉब्लम को उठने से पहले ही मारता है, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं अदर वर्ल्ड में, स्वर्ग नरक में। Fear of misery and the greed of happiness also removes the sin without any reason, and the person becomes moral, social and civilized. इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है सब मॉरल हो जाते हैं, सिविलाइज हो जाते हैं और सोशल हो जाते हैं। चाणक्य ने लिखा है, चाणक्य नीति में क्या लिखता है पता है? बिना दंड के राज्य नहीं चल सकता। यदि आपने दंड व्यवस्था ना बनाई तो राज्य में अपराध का ही साम्राज्य हो जाएगा। ऐसे ही यहां हमें क्या लगता है कि हमारे भगवान तो दंड देने वाले नहीं, लेकिन हम जो काम करेंगे उससे दूसरे भव में हमें भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम वो काम नहीं करते। हाँ, फिर ये एक गाथा दी है। ये गाथा जो है ना, असल में पीछे देखो, ये गाथा प्राकृत की गाथा है, तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ये प्राकृत की गाथा को इंग्लिश में लिखने का। तो जो ऊपर आपको ए पे एक डंडा दिख रहा है ना, ऊपर ए पे, वो ए बड़ी ए है, को ता मतलब वो ता बड़ा ता है वो, तो वैसा लिखा जाता है, वो उनका एक फॉर्मेट है। हाँ, जय चिन्मयम पवज्जय है ना, वो गाथा अपनी समय सार की गाथा है। हाँ, हाँ 5.3, इसमें 5.3 निकालिए। इसमें है रिलेवेंस ऑफ द जैन कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रेजेंट टाइम। अब हमारी ये डिस्कस करना है कि जैन कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्थोडॉक्स है, पुराना है, या वर्तमान में कोई उसका यूज है।
तो अब मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि यहाँ कौन कौन धनवान बनना चाहता है? मैं धनवान मतलब अभी ज्ञान धन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली वेल्थ की बात कर रहा हूं। कौन कौन है जो कि धनवान बनना चाहता है? हाथ उठाओ। नहीं उठाओगे तो मैं ये मानूंगा सब बनना चाहते हैं। समझ गया? मैं समझ गया। ठीक है, अभी यहां बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या उपयोगिता है। अब सुनना ध्यान से। Whether we call it utility or practicality, it's essentially the same thing. It is often observed that the people from non-Jain backgrounds also highly appreciate Jain philosophy, beliefs, and conducts. However, after all the admiration, they add a but or however, expressing that it is impractical, cannot be implemented in real life, and is not beneficial for society and nation, etc. Therefore, here some selected thoughts of Jain Acharyas are being written as shed clear light on the practicality of Jainism. सांबर सिंह यादव ने एक कोट दिया है, वो नहीं पढ़ते हैं, पर एक कोई राइटर है, उन्होंने जैन धर्म के बारे में लिखा है। अब यहाँ 4 चीज़ें दी हैं, यहाँ नीचे देखिए, हम ए नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। Jain teachings are not useful only for the salvation of the one soul, they also contribute the well-being of family, society and nation and entire world. तो जो वर्तमान में इनकी उपयोगिता है वो कैसी है? जैन टीचिंग्स न केवल हमें मुक्ति का मार्ग बताती हैं, अपितु ये सामाजिक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और व्यक्तिगत कल्याण के लिए उपयोगी हैं। Jain teachings are not just meant to be read or heard and lofty ideals, they can also be practically followed and implemented in our life. जैन जो सिद्धांत हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो केवल आप सुने, फैंसी लगे सुनने में, उनका वर्तमान में जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं जैन टीचिंग्स आर नॉट जस्ट सम मिथिकल और unverifiable concept, they can be easily understood and trusted in our lives. ऐसा नहीं है कि कोई मिथ है या इस पे हम विश्वास ना कर पाए, वेरीफाई ना कर पाए। इट इज नॉट वेरीफाइबल, इट इज वेरीफाइबल एंड वेरीफाइड। ठीक है, फिर कह रहे हैं जैन टीचिंग्स आर नॉट जस्ट टू बी रिवर्स एज कमांडेंट्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, दे कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटेंशिएटेड थ्रू साइंस। आप साइंस के द्वारा भी इसको जान सकते हैं। The 4 points can also be summarized briefly as follows: beneficial to the world, practically applicable, trustworthy and scientific. उनमें कमेंटमेंट्स होते हैं ना कुछ? हाँ, अपने यहाँ पे वो नहीं होते। अपने यानी उनके 10 कमांडमेंट्स होते हैं। कमेंटमेंट्स होते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल का मैंने यहाँ बताया, 4 पॉइंट लिए हैं यहाँ। ये फिर इसमें मैंने वो दिए हैं, क्या नाम से, आपके इसको सिद्ध करने के लिए ग्रंथों से उदाहरण दिए हैं, वो हैं ये। हाँ, अब द साइंटिफिक बेसिस ऑफ जैन आचार्यज कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो जैन आचार्यों ने साइंटिफिक बेसिस के लिए क्या कहा है वो देखते हैं। इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल साइंस हैज स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस फार एंड वाइड। पॉइंट नंबर 5.4 नहीं है क्या इसमें? आ गया? The scientific basis of Jain Acharya's code of conduct. In modern lifestyle, science has spread its influence far and wide. It has not only impacted everyday life, but also every aspect of life, whether it is in the educational, industrial, or other fields. This is the reason why present-day individuals readily accept scientifically established fact as valid and trustworthy, while they may not readily believe in the teaching of the scriptures. Jain scriptures explain to those who believe in the truth of scientific progress that the development and the advancement they are witnessing today were already described in the ancient scriptures by acharyas 1000 years ago. क्या कहा? आपको विश्वास दिलाने का केवल एक हमारे पास जरिया है, तरीका है। क्या? जो चीजें आज का साइंस अभी बता रहा है, हमारे आचार्यों ने वो हजारों साल पहले लिख दिया। आप ये बात विश्वास करने के लिए पर्याप्त है। हमारा जनागम तो कब से बोलता है पेड़ एक इंद्रिय जीव है। इट वॉज द मैटर ऑफ 300 years ago when जगदीश चंद्र बसु
ही प्रूव दैट पेड़ भी जीव होते हैं। वाह, हैं 1887, हाँ ठीक है 1887, मतलब सोचो 1887 में तो ये प्रूफ कर पाए, क्या प्रूफ कर पाए कि पेड़ों में जीव होते हैं। और हमारे यहाँ क्या लिखा, 2000 साल पहले शास्त्र लिखे गए, उनमें ये लिखा कि पेड़ एक इंद्रिय जीव होते हैं। तो इसमें लिखा कि भाई आपको साइंटिफिक प्रूफ ये है कि साइंस ने जो बात आज बोली है, जिनागम हजारों साल पहले उस बात को बोल चुका है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। ये लॉजिक क्यों दिया पता है, यहाँ लॉजिक इसलिए दिया कि हम लोग साइंस को बड़ा मानते और जैन दर्शन को छोटा मानते। तो आप लोग ये देख लो एक बार, जैन दर्शन पढ़ा तो है ही नहीं आपने। जब पढ़ा नहीं है तो क्या हो, एक बार को मेरे को बोलते सौरभ जी आपने सबको सुना होगा, सबको पढ़ा होगा, एक बार ओशो को पढ़ के देखो। ओशो जानते ना, वो रजनीश, उसको पढ़ के देखो। तो मैंने ऐसे पूछा कितना पढ़ा तुमने, 5-6 बुक तो पढ़ ली। मैंने कहा मैंने ओशो के मैक्सिमम लेक्चर सुने और उसकी जितनी वो लेक्चर्स की कुछ किताबें निकली हैं वो भी पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ खास है उसमें। तो फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है आपने पढ़ा ही क्यों भाई। अगर मैं ना पढ़ूं तो सुनो, दौलत राम जी क्या लिखते हैं, बिन जाने तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अगर मैं ना पढ़ूं तो मैं आपको बताऊं कैसे कि वहां दम ही नहीं है कोई। तो आपको नहीं बोलूंगा कि अब वहां जाके पढ़ो, मैं क्या बोलूंगा, मैंने पढ़ लिया है, वहां कोई दम नहीं। तो ऐसे ही यहां कहा है कि भैया संसार की कोई भी विद्या उपयोगी नहीं है, एक अध्यात्म विद्या ऐसी है जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो साइंटिफिक प्रूफ क्या है, यहां जिनागम में जो हजारों साल पहले कहा है वो वैज्ञानिक अभी बोल रहे हैं। फिर जैन कोड ऑफ कंडक्ट एंड डेली लाइफ स्टाइल। In the Jain way of life, 3 main practices are prescribed for every Jain: eating in daytime only, filtering water before drinking, and daily worship of the deities. 3 चीजें नियम से बताइए, कौन कौन सी। पहली, ईटिंग इन डे टाइम ओनली। क्या हुआ ये मतलब, केवल रात्रि में ही भोजन किया जाए, नहीं तो अरे सुधारो ना, ये लिखा क्या है बोलो। पहला कौन सा है, 3 बेसिक चीजों में पहली बेसिक चीज क्या है, ईटिंग इन डे टाइम ओनली, ठीक है। सेकंड, फिल्टरिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, मतलब पानी छान के पियो। तीसरा, डेली वर्शिप ऑफ डाइटीज, प्रतिदिन पूजा की जाए, किसकी पूजा की जाए, जैन देव की। ये 3 चीजें तो एक श्रावक में होना चाहिए। मतलब बताया कि एक जैन श्रावक की लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए, तो बोले ये 3 चीजें तो कंपलसरी होना चाहिए। फिर कह रहे हैं टुडे इवन साइंस हैज वैलिडेटेड these 3 practices as appropriate. Nighttime meals are considered to be the cause of many illness. Unfiltered water leads to the waterborne disease, and having faith in the path of Jainism helps to prevent such issues. Similarly, the observance of the commendable 5 minor vows and the other practices in Jainism is also compatible with the modern science. But today we have only grasped these vows while forgetting their true essence. This has led to the new problem where these practices appear as restrictions, and the solution lies in the practicing them with the right attitude, not letting them become burdensome and making their observance natural and effortless. क्या कहा है इसमें, समझ में आया? बताओ इधर कौन बताएगा, इधर बताओ निमित्त, क्या कहा है इस पैराग्राफ में, क्या कह रहे हैं। सहजता की बात आई, दादा की सहजता की बात है इसमें। जैन सिद्धांतों को कैसे पालन किया जाए, क्या लिखा देखो पीछे, कंपैटिबल है मॉडर्न साइंस के साथ भी। बट आज हमने ये समझा है इसका फॉलो करें, बट
इससे नई नई प्रॉब्लम जनरेट हुई है, जो ये प्रैक्टिसेस को है जो भी हम पालन करते आ रहे हैं उस पे रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। आ नहीं रहे, हम लोग ऐसा फील करते हैं। कैसा फील कर रहे हैं? अरे जैन दर्शन में रोक टोक बहुत है। तो कह रहे भैया अगर आपने इनका सही इसेंस समझा, ट्रू इसेंस, इफ यू हैव अंडरस्टूड द ट्रू यूटिलिटी ऑफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स, ये आपको बोझा नहीं लगेगा। तो कैसा लगेगा? बिकम नेचुरल। इसे बोलते हैं, एक पोइट जो होता है ना, पोइट, तो उसके लिए लिखा है, अ पोइट इज अ पर्सन so the spontaneous overflow of the feeling is flowing inside his heart and he is writing on his paper, that is called poet. हाँ, जो बहन जी को तो उसका नाम विलियम ईट्स नाम याद है, विलियम ईट्स ने लिखा है, सही है, हाँ वर्ड्सवर्थ ने लिखा। मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है ना, मैं देखो सुनो, पता है मेरी फील्ड जो है ना बड़ी अजीब सी है। देखो मैं संस्कृत में शास्त्री किया, इंग्लिश में मास्टर्स किया, फिर बनना था माट साहब, तो कहीं माट साहब नहीं बन के कोई दूसरी फील्ड में पहुंच गया, फिर पीएचडी करनी थी उस समय प्रोफेसर बनने के लिए, फिर बाद में ऐसे ही कर ली, ऐसे ही मतलब जैन दर्शन के लिए करी मेन। तो वो फील्ड ऐसी हो गई कि हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट था, पढ़ना पड़ा इंग्लिश साहित्य। तो जो गैप था ना हिंदी साहित्य पढ़ने का, तो मेरे घर पे इंग्लिश की तो बहुत बुक है ही, साथ में हिंदी साहित्य की बुक बहुत है। क्यों? क्योंकि वो अधूरा रह गया था ना सपना, यार हिंदी पसंद है अपन को, तो यार इंग्लिश कहाँ से माथे आ गई। वो भावुकता में ले लिए अपन ने, फिर समझ में आए तो अपने कोई काम की नहीं, तो फिर वो पढ़े। तो उसने लिखा है कि भाई आपके हृदय से एकदम नेचुरली ओवरफ्लो फीलिंग्स का हो वो पोइट। ऐसे यहाँ कह रहे हैं भैया आपके जीवन में इन सिद्धांतों को पालन करने में सहजता नहीं है, तो आप इनको पालन नहीं कर पाएंगे। तो लॉजिक क्या दिया? लॉजिक ये दिया, अगर आप इनके ट्रू इसेंस को समझें तो पालन कर पाएंगे। वर्डन सब नहीं लगना चाहिए। तो हम यहां क्यों बैठे हैं? सोने वाले जाग जाओ, खत्म होने वाला है बस। हम यहां क्यों बैठे हैं? हम यहां इसलिए बैठे हैं, हमें इन जैन सिद्धांतों का ट्रू इसेंस पता चल जाए। आगे पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बस मुझे तो आपको बताना है इसमें, है ना। हाँ, अब ये देखिए, हार्मोनी बिटवीन जैन स्पिरिचुअलिटी एंड जैन एथिक्स। एक मिनट, इसके अलावा आगे का ले सकते हैं। हाँ, अब जैन एथिक्स की बात आती है। चलिए, हार्मोनी बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड जैन एथिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? आप लोग कौन सी दुकान से सामान लेना चालू आज पसंद करते हैं? जो दुकान चीटिंग करती है वो, कि जो दुकान पे आपको मालूम है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी वो? आप उसी दुकान पे जाना पसंद करते हैं ना। देखो, जैन समाज ऐसे देखें तो समृद्ध समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैन समाज समृद्ध समाज है। कई लोगों ने, जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो कई लोग हम पे वीडियो बना के बहुत पैसा कमा लेते हैं। एक कोई चिवेक चिंद्रा था कोई, तो उसने एक वीडियो बनाई थी ना, आप लोगों ने देखी होगी कि भाई जैन इतने अमीर क्यों होते हैं। तो उसकी वीडियो बहुत, तो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी है। वो था ना विवेक चिंद्रा, कोई था ना, अच्छा हाँ, तो वो क्या है, वो उसके नाम का मैं प्रचार नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसा नाम दिया मैंने। तो उसने बना, आइए बताते हैं आपको जैन अमीर क्यों होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और आप उसकी वीडियो ध्यान से सुनो तो उसने गलतियां बताई, उसमें गलतियां बताई, वो लोग देख रहे हो, जैनी वाह वाह कर रहे, प्राउड टू बी जैन, प्राउड टू बी। अरे भैया वो देखो बीच में क्या बताया उसने। खैर, उसने बहुत सारी चीज सही बताई कि भाई ये लोग जो है ना, ये रात को नहीं खाते, ये बेईमानी नहीं करते, ये हिंसा नहीं करते, ये बड़े चरित्रवान होते हैं। तो फिर ऐसे आदमी पे क्यों विश्वास नहीं करेगा कोई? अरे ऐसे आदमी पे तो विश्वास करेगा, इनसे ही तो व्यापार बढ़ेगा। वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, हाईएस्ट टैक्स पेइंग। अरे भाई अपन थोड़ा सा टैक्स बचा लें तो वो बोध नहीं लगता, वो अपराध बोध। हाँ, अपन कहते हैं भाई टैक्स ले जाओ, टेंशन नहीं चाहिए, टैक्स ले लो, टेंशन नहीं चाहिए। हम लोग टेंशन फ्री रहना चाहते हैं ना, तो टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो टैक्स पे कर दो।
सरकार भी क्या बोलती है, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कब? जब तुम और टैक्स पे नहीं किया तो फिर हम भी परेशान करेंगे, तुम भी परेशान रहोगे, फिर मोदी जी का दिन आएंगे। नाउ ऑनवर्ड्स आफ्टर 12 o'clock द करेंसी ऑफ 500 नोट विल नॉट बी लीगल टेंडर। नहीं समझ आया? ऐसी तो बोला था हमने 2016 में, प्रिय भाई और बहनों, आपकी जेब में जो 1000 के नोट रखे हैं कोई काम के नहीं है, कचरा हो गए, फेंक देना। क्यों? कल से ये लीगल टेंडर नहीं है। ऐसा कर देंगे, सुन भी रहे हम तो। वो केवल 100 का नोट चलाना चाहते, 100-200 का बस, और बहुत से बस 300 का नोट ला देंगे, उनको 500 का भी नोट बोझ लग रहा है। तो इसमें है कि भाई जैन कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स की बात हो रही है, तो हम कैसे लोगों से पसंद करते हैं, तो ये सब लोग जानते हैं, पता है, ये सब लोग जानते हैं। पहले के जमाने में तो कोर्ट में जैन की गवाही पर फाइनल फैसले कर लिए जाते थे, पता है, फाइनल फैसले कर लिए जाते थे कोर्ट में जैन की गवाही पर। बोलो आप, जैन ने कह दिया साहब इसने अपराध किया है, तो जज क्या बोलेगा? ऑन द स्टेटमेंट ऑफ जैन साहब, दिस पर्सन इज कल्प्रिट एंड सेंट टू प्रिजन, इसे जेल भेजा जाए। क्यों साहब? जैन पे क्यों भरोसा करते हैं? जैन असत्य नहीं बोलते। अब आजकल अलग बात है, लेकिन जैन असत्य नहीं बोलते। तो हमारी पैसे कमाने की बात चल रही थी ना, आखिरी में बता देता हूं आपको कि सब पैसा कैसे आएगा। तो सुनो, पता है पैसा कमाने से पैसा नहीं आता, पैसा बचाना भी तो कमाना होता है। इफ यू आर नॉट वेस्टिंग योर मनी यूजलेसली, देन इट मीन्स यू आर अर्निंग मनी। हाँ, अगर आपकी कोई अनाप शनाप आदतें नहीं है, फालतू की आदतें नहीं है, तो आप खाने पीने में क्या खर्च कर लोगे, जरा बताना आप। अपन 10 बादाम खा लें तो अश्विन भाई डॉक्टर क्या बोलते हैं, तुम क्या किसान हो? क्यों साहब, किसान बादाम खाते हैं? हाँ, उनको मेहनत करनी पड़ती है। तुम क्या करते हो? बैठते रहते हो। तुम तो अपना केला खाओ, चुपचाप बैठो, बादाम मत खाओ, पचा ही नहीं पाओगे तो। अरे भैया, कितनी रोटी खाते हो आप लोग एक दिन में? 8 मान ले, 10? नहीं, इधर बताओ, वो तो गलत हिसाब बता रहे हैं लोग। कितनी रोटी खाते एक दिन में? 8, 10 माने हैं? 10 एक टाइम में, 10 माने ना एक टाइम में। एक टाइम में 4 एवरेज, तो 2 टाइम में ठीक है भैया। शाम को रोटी नहीं खाते? लो, तो फिर तो एवरेज 2 का ही बैठा ना। फिर तो एक टाइम में 2 रोटी। क्या खाते वो तो पूछो। क्या खाते भाई, ये भी बता दो। हाँ, पिज्जा वगैरह खाते हैं लोग, छोटा पाव खाते हैं लोग। अरे भैया देखो, कुछ भी खा लो, सुनो, कुछ भी खा लो, आप लोग उतना पैसा खर्च कर ही नहीं सकते जितने बर्बाद हो जाओ। अगर मैं आप लोगों की जेब में 10 लाख रुपए रखूं और बोलूं दिन भर में खर्च करके आना, इथिकली यूजफुल खर्च करके आना, शाम को आप निराश लौटोगे। पंडित जी, हम खर्च ही नहीं कर पाए। क्यों भाई? हम कितने तो छोटा पाव खाएं, कितने मंचूरियन खाएं, कितनी पेप्सी पिए, कितनी मूवी देखें, हम मुश्किल से 5,000 रुपए भी खर्च ना कर पाए। तो भैया, जिस जैन कोड ऑफ कंडक्ट पालन करने से आपको पैसे व्यर्थ में बर्बाद करने का ही काम नहीं है। इफ यू आर नॉट वेस्टिंग मनी, इट मीन्स यू आर एक्यूमुलेटिंग मनी। You are not accumulating money, but you are investing money. You are not investing money, but you are earning money. You are not earning money, but you are compounding money. Compounding, it means it is the 8th wonder of the world. बोलो आप, छोटे से पंडित जी जैन आचार से कितना बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपका जो पैसा बचा, आपने इन्वेस्ट किया, कंपाउंड कहीं भी इन्वेस्ट किया, जमीन में, सोने में, स्टॉक्स में, कहीं भी किया, वो मल्टीपल हुआ। अब आपको रिटायर्ड होने की चिंता क्या? बोलो। लोग कहते हैं साहब अभी बहुत चिंता है भविष्य की, 2 रोटी खाने की तो दम है केवल, और बोलते हैं भविष्य की बहुत चिंता है हमें। हम क्यों तोड़ लगा रहे हैं बताओ आप? जो लोग मुझे बोलते हैं ना
हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली इसलिए हम क्लास में नहीं आए। मैं बोलता हूँ 2 ही रोटी खाते हो, सैलरी कटेगी ना आपकी, तो क्या तो भी आपकी 2 रोटी पे तो फर्क नहीं आएगा ना, कि आएगा? कुछ नहीं आने वाला। सुमत प्रकाश जी पंडित जी एक बढ़िया बात बोलते हैं, मैं बताता रहता हूँ सबको, तो वो जब यंग को पढ़ाते हैं तो वो समझाते हैं, देखो भैया ये पैसे के ज़्यादा पीछे मत भागना, धर्म छोड़ के तो भागना ही मत, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप जब मरोगे तो आपके बैंक में 2 करोड़ रहे या 20 करोड़, जैनियों के तो बैंक मरेंगे तो भरे ही रहेंगे, खाली नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ बताया कि साहब पैसा कैसे कमाया जाए, तो जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अहिंसा का व्यवहार करेंगे, 5 पे चर्चा करनी थी ना, अहिंसा, सत्य, जब लोगों को पता रहेगा भाई ये सच्चा आदमी है, ये किसी की निंदा नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता, तो लोगों का आप पर विश्वास नहीं आएगा। लोगों का विश्वास आएगा तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो आपके पास धंधा आएगा, बोलो आएगा आपके पास, तो आप प्रॉस्परस नहीं बने। मैंने आपको क्या कहा था, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द वे ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। भाई प्रॉस्पेरिटी तो आई ना आपके जीवन में। और सुनो क्या होता है, जब आप जनागम को पढ़ेंगे ना तो आपका ड्रेसिंग सेंस ना ऑटोमेटिक बहुत सिंपल एंड ब्यूटीफुल रहेगा। एक राइटर ने लिखा है द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल, सिंपल इज ब्यूटीफुल। जितना सिंपल है उतना सुंदर है। भाई हम कहते नहीं साहब हम तो सब साधारण रहेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है अगर हम अच्छे नहीं लगते तो किसी कपड़े में अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो हर कपड़े में अच्छे लगेंगे, तो हमारा समय बच गया। तो पैसे कमाने का दूसरा, जब हमने स्वाध्याय किया तो जिस व्यक्ति को स्वाध्याय करने की हैबिट है वो लौकिक किताबें भी पढ़ेगा। जब लौकिक किताबें पढ़ेगा तो उसको उसकी फील्ड में एक्सपर्टीज मिलेगी, और जब उस फील्ड में एक्सपर्टीज मिलेगी उसको तो ऑटोमेटिक धन आएगा उसके पास। नहीं बस समझ में? देखो मैंने स्वास्थ्य तो आपको सुधार ही दिया, क्या रात को मत खाओ, अभक्ष्य भक्षण मत करो, तो आपके मोटापे से बच गए, आप स्वास्थ्य से बच गए। फिर आप ये जैन कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपके पास धंधा आएगा और आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, लोक में ख्याति होगी आपकी। आपने कभी ऐसा देखा है कि बड़ी पार्टी चल रही है और आप लोग बैठे हो, आप कुछ नहीं खाने वाले, तो वो लोग रोटी खा रहे हैं और आपके लिए काजू पिस्ता बादाम ये चीज़ें आ रही हैं, जो खाना नहीं खाता है उसके लिए आ रहे हैं। तो आपको ऐसे हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। 100 लोगों की भीड़ में आप अलग दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? क्या नाम बुढ़िया आपका, क्या नाम? रजनी? दृष्टि। क्यों दृष्टि? ऑफिस में सारे लोग रात को खाते हो, मस्तीखोर हो, पार्टी करते हो, और आप अपने एकदम चुपचाप बैठ के अपना काम करते हो, तो लोगों की हाईलाइट में नहीं आएंगे आप, लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको, मैनेजमेंट आपके बारे में नहीं सोचेगा कि यार सी सिंसियर गर्ल, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये किसके कारण हो रहा है? जैन कोड ऑफ कंडक्ट इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू द प्रमोशन एंड द मनी, नेम, फेम, ईच एंड एवरीथिंग। अभी ऊपर क्या कहा था हमने? There are many problems prevails in this world and all problems can be solved by the principle of Jain philosophy. तो पैसे वाले बनने का मार्ग मालूम चला, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस सही होगा। अभी बोली पे बात आनी थी, तो वैसे समय हो गया हमारा, तो बोली मतलब हम कैसे बोलें। देखो एक स्वाध्याय करने वाला जो बोलता है ना, उसकी भाषा बड़ी पोलाइट हो जाती है। पोलाइट इट डजंट मीन फ्लैटरिंग, चापलूसी नहीं। पोलाइट इट मीन्स प्रॉपर वर्डिंग्स, द रिस्पेक्ट, शब्दों का प्रयोग बहुत बढ़िया। जैसे एक तो भोजन कर लीजिए और ले भोजन खा ले, अंतर है कि नहीं है? भोजन कर लीजिए और ले भोजन खा ले। देखो हमारे यहाँ मम्मी को तुम कह के नहीं बुलाते हम लोग, हम तुम या आप कहते हैं, ठीक है ना? तो महाराष्ट्र में मम्मी को तुम कह के बुलाते हैं। अच्छा यहाँ भी? तो छोड़ो, नहीं ये मैटर नहीं छेड़ूंगा मैं। क्या वो आप लोग प्रेम का वो है, वो मैंने पहली बार सुना कि भाई महाराष्ट्र में कि मम्मी को तुम कह के बुला रहे। सोलापुर गया था मैं 2 साल पहले, तो मैंने कहा ऐसे कैसे?
बोल पंडित जी हम तो मम्मी को तू ही कह के बुलाते हैं। हाँ तो हम भी हमारे तो लड़ाइयाँ हो जाए, मम्मी उठा उठा के हमें धोए रोज, मम्मी को हम तू बोल दें तो उठा उठा के पटका जाए। मम्मी नहीं धोए, मम्मी का भाई धोए हमें पहले तो, कि मेरी बहन को तू कह के बुलाता है। तो भाई हमारी जिनागम पढ़ने से पता है हमारी बोली इतनी सफिस्टिकेटेड हो जाती है। आप सैकड़ों लोगों की भीड़ में बोलो, आप अलग से पहचाने जाएंगे। व्हाट अ वर्ड यू आर यूजिंग, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपकी विचारधारा सब सामने आएगी। तो जब बताओ जॉब में, व्यापार में आपका इतना बढ़िया व्यक्तित्व रहेगा तो फिर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी क्या? बताओ मुझे। वो कोर्सेज होते हैं ना पीडी के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, क्या सिखाते हैं उसमें? जरा बताओ मुझे, क्या सिखाते हैं उसमें? हैं क्या सिखाते डॉक्टर साहब? मैनर्स। कौन कौन सा मैनर्स? हाउ टू स्पीक, है ना, हाउ टू वॉक प्रॉपरली, हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, हाउ टू थॉट प्रॉपरली, हाउ टू ड्रेस प्रॉपरली। अरे भैया सुनो, ये सिखाने की चीजें थोड़ी होती। अगर अंतरंग से आपके अंदर ज्ञान है तो आपकी सारी एक्टिविटीज कैसे होंगी? कैसे होंगी बोलो? सारी मैनर्स में ही होंगी। यहां यही तो कहा है, जैन एथिक्स प्रॉब्लम को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। मतलब ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, मतलब अभी एक क्लास और लगेगी इस पे। तो इसमें पूरा बताया है कि किस तरह से आप प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं। अभी बस समाप्त करते हैं अपन, इसको होगा तो अपन कर लेंगे। डाइट का आया है तो चलिए। इस तरह से हमने आज के प्रकरण में ये समझा कि ना केवल मानसिक शांति, अभी तो लौकिक उन्नति अर्थात वेल्थ भी किसी को चाहिए हो। देखो जिनको सुंदर दिखने की इच्छा हो, वैसे पुरुषों को तो क्या, पुरुष तो बेचारे पर्याय से ही बुरे दिखते हुए आते हैं। माताओं बहनों को अच्छी दिखने की इच्छा होती है। तो आप लोगों को भी यदि अच्छी दिखने की इच्छा है तो आप लोग एक डेफिनेशन याद रखिए। ये मेरी डेफिनेशन है, मतलब मैंने किसी की पढ़ी है। ब्यूटी इज बट स्किन डीप। ब्यूटी इज बट स्किन डीप। क्या मतलब इसका जानते हैं आप लोग? फिलोसफिकल डेफिनेशन है। आपको समझ में आया भावेश भाई? ब्यूटी इज बट स्किन डीप। स्किन डीप फिलोसफिकल है, बता देता हूं मैं, सुनो। सुंदरता क्या है? सुंदरता अर्थात गुण है। स्किन डीप का मतलब है गुण। हाँ, सुंदरता क्या है? तो सुंदरता की लेखक ने परिभाषा दी है, ब्यूटी इज बट स्किन डीप। मतलब आपकी स्किन से सुंदरता नहीं है, सुंदरता आपकी त्वचा के अंदर है। अंदर मतलब गुण है, और वो गुण कहां से आएंगे? जिनागम से। अरे जब आपका मन प्रसन्न रहेगा भाई साहब, तो आपका चेहरा अपने आप चमकेगा दमकेगा। कोई तेल, क्रीम, पाउडर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, कुछ लगाने की डॉक्टर साहब आवश्यकता नहीं। और जब आप इतने खुश रहोगे तो आप अच्छे काम कर पाएंगे, कमा पाएंगे, तत्व का प्रचार कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे। धन्य है हम लोग, जो लोग जिनागम के उन सिद्धांतों के साक्षी बन रहे हैं जो साक्षात जिनेंद्र देव ने अपनी वाणी से मुखरित किए, और आज हमें उनको हृदय में धारण करने का महान अवसर प्राप्त हो रहा है। न जाने पूर्व काल में हमने कौन से महान पुण्य किए जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में हमें जिनागम के इन सिद्धांतों को सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। अक्सर लोग ऐसा कहा करते हैं, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप किए कि हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अश्विन भाई मैं ये बोलता हूँ, न जाने हमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि हमें जिनेंद्र देव की इतनी मधुर, कल्याणमयी और समृद्ध बनाने वाली वाणी का लाभ हमें प्राप्त हुआ। हम सभी अपने पुण्य को धन्यवाद देते हैं कि जिसने हमें आत्म कल्याण के मार्ग को बताया। न केवल आत्म कल्याण के मार्ग को बताया, अपितु लौकिक रूप से भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। मेरी भावना है आप सभी लोग भविष्य में शांत रहें और समृद्ध रहें। इस तरह से आज का हमारा सेकंड लास्ट सेशन खत्म हुआ। कल हमारा लास्ट सेशन होगा। अभी फोटो का अभी रखना है प्रोग्राम, कल सुबह रखना है? ग्रुप फोटो खींचते ना अपन हर बार, तो अभी रखना है कि सुबह? सुबह कोई मिलेगा नहीं है, काफ़ी लोग जा रहे हैं ना।
अब अच्छा कल सुबह जितने जाने थे चले गए क्या? ठीक है, जाने हैं। हाँ वो एक अभी अपन प्रवचन पूरे कर लें, फिर एक गाना है ना जाने वालों पे, चालू मत करना गाना है, मैं पता हूँ मुझे बहुत नॉलेजेबल है आप लोग, बाद में सुनेंगे। चलिए नमः सिद्धि। हाँ एक वीडियो चलाना।